हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की जो ये साइंस की बुक है एनसीईआरटी। इसका चैप्टर मोशन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, मोशन चैप्टर नंबर 7। इसको स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, एंड इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लिया तो आपका फिजिक्स में आगे आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि मोशन आपका आगे भी क्लासेस में आएगा, 11th में भी आएगा, तो ये बेस है आपका। स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। अच्छा, अभी जो चैप्टर है मोशन के बारे में है, ठीक है ना। मोशन तो एक तो हमें समझना है रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो अपने आसपास हम देखते हैं कुछ चीज़ें रेस्ट पे होती हैं और कुछ चीज़ें मोशन पे होती हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव। तो अपने आसपास हम देखते हैं कि बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश भी स्विम करती हैं, ब्लड हमारी वेन्स और आर्टरीज में भी मूव करता है, तो वो भी एक मोशन हो रहा होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। और हमें मालूम है हमारे आसपास जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज, एटम, मॉलिक्यूल्स सब जो है मोशन में हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। हम क्या समझते हैं जब अपने आसपास अगर कोई भी मोशन होता है, वो कब होता है? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। ये तो हमने अपने आसपास देखते हैं कई बार, जैसे तेज़ हवा चलती है तो हम क्या कहते हैं कि हवा तेज़ चल रही है और जो ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो उड़ रहे होते हैं, तो उनको देख के हम कहते हैं कि मोशन हो रहा है, भाई हवा चल रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। अब मैंने बताया आपको कि जब कोई ट्रीज से, ब्रांचेज से जो लीव्स अगर नीचे गिरती हैं और वो उड़ रही होती हैं, तो आप उसको देख कर क्या कहते हो? भी मोशन हो रहा है, आप कहते हो हवा चल रही है, तो एक तरह से मोशन है, ठीक है। सो व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स। अब ये जो हम सनसेट, सनराइज और ये जो सीजन्स के चेंज होते हैं, ये सब क्या है? ये भी तो एक मोशन है, अर्थ का मोशन होता है, तभी तो ये चीज़ें होती हैं सब। इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। इफ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है मोशन की हैं, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को रेस्ट पे कह रहे होते हैं तो दूसरे के लिए हो सकता है वो मोशन में हो। अब एग्जाम्पल समझेंगे। लाइन कहती है, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। आपने देखा होगा जब आप बस में जाते हो तो जब आप विंडो से बाहर देखते हो तो आपको ट्रीज पीछे जाते हुए दिखते हैं, राइट, दिखते हैं ना पीछे जाते हुए, पर वो ट्रीज तो स्टेशनरी होते हैं लेकिन आपको तो लगता है वो पीछे जा रहे हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। जो बंदा बाहर खड़ा होगा, जो रोड पे है या ट्रेन के पास खड़ा है, जो आपको देख रहा है, आप बस में बैठे हो, तो वो क्या कहेगा कि आप तो मूव कर रहे हो, ठीक है ना। ट्रेन मूव कर रही है तो वो सोचेगा आप भी मूव कर रहे हो। हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट। लेकिन अगर आप उसी बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो और आपके जो साथ में आपके साथ कोई भी बैठा है, तो उसको तो आप एक तरीके से रेस्ट पे कहोगे ना, क्योंकि वो मूव तो नहीं हो रहा। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट्स। ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? कोई चीज़ रेस्ट पे है, कोई चीज़ मोशन पे है, कोई किसी के लिए मोशन में है, कोई किसी के लिए रेस्ट पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन एंड जो रेस्ट है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, साथ साथ चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स और आपके जो साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर ज़रूर करना, उनको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। तो मोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी आप देख सकते हो कि मोशन तो बहुत तरह के होते हैं। सर्कुलर पाथ पे भी होता है मोशन, सब में रोटेट एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। वाइब्रेशंस पे भी होता है मोशन, रोटेशन पे भी होता है, सर्कुलर पाथ पे भी होता है, ऑलराइट। सो देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। और कभी कभी कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, दो मोशंस मिलकर भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने बताया कि हम इस चैप्टर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन का मोशन समझेंगे कि कैसे काम करता है। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स और इक्वेशंस भी समझेंगे कि मोशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। और लास्ट में इस चैप्टर में एक सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ये मोशन का टाइप है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर का, जो स्टार्टिंग का ही है, डिस्क्राइबिंग मोशन। अभी हमने मोशन के बारे में नॉर्मल समझा, अब हम समझेंगे हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय
स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताते हैं तो हम क्या एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल है जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में है एक रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर क्या हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ हमने स्कूल की पोजीशन को स्पेसिफाई किया किससे, विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है। In this example, the railway station is a reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. हम और भी अलग किसी भी other point को हम reference point मान सकते हैं, ठीक है, जैसा यहाँ हमने माना है रेलवे स्टेशन को। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. तो reference point को origin भी कहते हैं। तो जब इस चैप्टर में हम इसका बहुत इंपॉर्टेंस है reference point की and origin की, एक ही बात है दोनों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो इस चैप्टर पे बेस्ड है। स्ट्रेट लाइन का मोशन ही हम पढ़ेंगे। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का ही मोशन सबसे सिंपल टाइप का होता है। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। सो कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम ओ, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओ से, यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करते हैं ओ से। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज ए रेफरेंस पॉइंट। अभी देखो इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। इनिशियल पोजीशन भी कह सकते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से हमारी मोशन स्टार्ट हो रहा है। नाउ लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन बी है और एक पोजीशन सी है, और ये नंबर लाइन हमने बना ली है। यहाँ पर ये आपने यहाँ पे किलोमीटर्स दिखा दिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सब किलोमीटर है, ठीक है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से मूवमेंट हुई, मोशन हुआ, सी से होता हुआ, बी से होता हुआ ए तक पहुँचा, ठीक है। देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी, सी थ्रू बी। अब इसने यहाँ से वापस बैक किया और सेम पाथ को एंड रीचेस सी, यहाँ पर पहुँच गया फाइनली, ठीक है। यहाँ से इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन हो गई ना। यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया और वापस ऐसे आया, यहाँ रुक गया, ठीक है। अब ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्टेंस कितना कवर किया है इसमें, क्योंकि अभी हम दो टर्म्स समझने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अब देखो द टोटल पाथ, अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो आप यही बताओगे ना कि भाई ओ ए है ना, यहाँ से यहाँ पूरा गया ओ ए प्लस ओ सी, यही बोलोगे ना, ठीक है ना। सो द टोटल पाथ लेंथ covered by the object is OA plus AC, OA plus AC which is 60 kilometers plus 35। 35 कैसे हुआ, ये तो पूरे 60 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो 95 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस तो आ गया हमारा, सिंपल है ना, ये तो डिस्टेंस निकालना तो हमें आता है। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, भाई 95 किलोमीटर हुआ है, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, ठीक है। देयर आर सर्टेन quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical value of a physical quantity is its magnitude, ठीक है। तो जो ये आप अभी साइंस में आगे हायर क्लासेस में भी ये वर्ड यूज़ करेंगे बार बार, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे मैंने कहा 95 किलोमीटर, तो ये मैग्नीट्यूड है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन ऑफ सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। तो क्या अब आप बता सकते हो कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया है फ्रॉम पोजीशन सी, फाइनल पोजीशन सी है, ठीक है, और ओ से स्टार्ट करके। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। सो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस होता है ना, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब देखो, अगर इसी जो हम डिस्कस कर रहे थे इसमें अगर आपसे कोई पूछता कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आंसर होगा आपका। उस केस में हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, शॉर्टेस्ट, पूरा ओ से ए और ए वापस ओ से ए और फिर ए से सी तक नहीं देखेंगे, वो तो डिस्टेंस हो गया। हम देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, वो कौन सा होगा,
जो हमारा इनिशियल ये रहा और फाइनल ये रहा, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इस केस में क्या होगा 25 किलोमीटर होगा, क्योंकि देखो ये रहा इनिशियल और यहीं तो जर्नी खत्म हुई थी। तो 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम हो जाएं? कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन फिगर 7.1 फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर्स, ठीक है। O से A तक 60 किलोमीटर्स है ना। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर्स। अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ जर्नी कंप्लीट हुई, कितना डिस्टेंस आप होगा 60 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट तो वो भी 60 किलोमीटर्स, क्योंकि देखो ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो भी 60 आएगा, दोनों सेम हो गए ना। सो ड्यूरिंग its motion from O to A and back to B, the distance covered is equal to 60 plus 25, 85 किलोमीटर। तो अब इस मोशन में अब क्या हुआ, जब आप O से A गए और वापस आप B पर आ गए, मान लो यहाँ पे क्या करा आपने, देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ऐसे गए और B पर आ गए यहाँ पर। इस केस में आपका डिस्टेंस क्या होता, आप बोलते हैं भाई यहाँ से 60, फिर 5, 10, 15, 20, 25, सो 60 प्लस 25, 85 किलोमीटर हो गया। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 35 किलोमीटर। अब इस केस में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो क्या होगा, तो यहाँ से आप यहाँ गए, ठीक है, और यहाँ तक आए। तो इस केस में अगर आप देखो यहाँ से स्टार्ट किया आपने और यहाँ से करके यहाँ पर आ गए, सो यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 35 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स अब इस केस में जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से चले आप और ऐसे करके आप बी तक आ गए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिंपल है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब ऐसे भी आप काउंट कर लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 किलोमीटर आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है। ओके आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। Further, we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. एक बात ध्यान रखना, हमेशा डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है for a course of motion, but distance will never be 0. ठीक है। If we consider the object to travel back to O, the final position coincides with the initial position. अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनिशियल पोजीशन से, हम ऐसे होकर यहाँ से गए वापस O पर आ गए। इस केस में आप क्या बताओगे, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा आप कहोगे 60 प्लस 60 120 किलोमीटर, राइट। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, देखो यहाँ से इनिशियल पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए, वापस यहाँ आ गए फाइनल पोजीशन। सो क्या हुआ, यही पॉइंट है ना, तो 0 तो रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यहीं से स्टार्ट किया, यहीं पे फाइनल खत्म हुआ, तो 0 है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। ऑलराइट, यही आगे बताया गया इसमें। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज OA प्लस AO 60 प्लस 60। देखो यहाँ से यहाँ तक गए थे ना, OA प्लस AO 60 120 किलोमीटर, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। देयर आर द 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 2 क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और यही हम आगे पढ़ते रहेंगे। इसके बारे में इनका डिफरेंस भी आप एग्जाम में आता है, वो डिफरेंस भी मैं आपको नोट्स में बता दूंगा, ठीक है। आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट अ गिवन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी बताते हैं और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप अच्छी तरह चैप्टर को रिवाइज करें जहाँ तक मैंने कराया। कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।